Hello viewers, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone and I am your host as usual दीपक कुमार। आज की वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीबीएसई का जो कल पेपर हुआ था, जो कि इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर हुआ था, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट में बहस भी छिड़ी हुई थी। काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये जो पेपर था काफ़ी टफ बनाया गया था, कन्फ्यूजिंग था। लेकिन सीबीएसई ने इन रिस्पॉन्स टू दिस इशू उन्होंने ये आंसर दिया कि भाई जो भी पेपर था वो कन्फ्यूजिंग नहीं कह सकते आप उसको। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें ट्रिकी ज़रूर था थोड़ा बहुत। तो ये आपके स्कूल के लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जो स्कूल में कंडक्ट कराया जा रहा है, ये सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम है, तो भाई ये थोड़ा बहुत तो टफ होगा। लेकिन आखिर जो बच्चे जो थे वो उनके लिए ये बहुत ही नया, एक तरीके से अगर हम कहें कि नया तरीका आ रहा था, जो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे और उनको ये अंदाज़ा तक नहीं था कि इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए थोड़ा सा जो स्टूडेंट थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। तो आगे से आपको किस तरीके से इससे डील करना है, इसलिए हम यहाँ पर ये वीडियो लेकर आए हैं कि आखिर जब भी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं या आपको जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए तैयार रहें कि ट्रिकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप एकदम आंसर के लिए ना भागें, थोड़ा रुकें, पॉज करें, उसके बारे में सोचें कि क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से जो उस एप्रोप्रिएट आंसर होता है वो देना चाहिए। जैसा कि कंपटीशन के जो बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इसी तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको लगता है ये भी है, लेकिन आपको उसमें से बेस्ट चुनना होता है। कुछ इसी तरीके का ये है पेपर भी। सीबीएसई का 10th क्लास का पेपर था इस साल का, इसी वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुई। तो मैं अब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि क्या ये क्वेश्चन पेपर वास्तव में ज़्यादा ट्रिकी था, ज़्यादा टफ था या नहीं था, और किस तरीके से आगे भी अगर एमसीक्यूज बेस्ड अगर क्वेश्चन पेपर का एग्ज़ाम होता है, इसी तरह से एग्ज़ाम होंगे आगे, ठीक है, तो किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है या आने वाले स्टूडेंट्स को भी किस तरह से प्रिपेयर रहना है, ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जब यहाँ पर पैराग्राफ आया था, ये था वांदा जो पेट्रोन्स्की वाला जो चैप्टर है, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड, उसमें से था। और यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था कि पैराग्राफ को आपको रीड करना है और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको फाइंड आउट करने थे। तो एकदम जो आंसर के लिए आप मत भागा कीजिए, जब भी एमसीक्यूज की बात होती है तो एकदम आंसर के लिए मत भागें, पढ़ लें, समझ लें, सोच लें, थोड़ा सा पॉज करें, उसके बाद आंसर के लिए दें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा था, क्या ये ट्रिकी था या नहीं था। पैगी मेड फन ऑफ वांदा, पैगी वांदा का मजाक बनाती थी। अगर आप सीधे आंसर के लिए भागेंगे, पैगी मेड वांदा कि पैगी मेड फन ऑफ वांदा, पैगी वांदा का मजाक बनाती, तो आपको ये भी लग सकता है कि वांदा एक गरीब लड़की थी। हाँ भाई, गरीब तो थी, उसका मजाक बनाती थी। वांदा के पास एक ही ड्रेस थी, हाँ उसके पास एक ही ड्रेस थी पहनने के लिए, ठीक है। पैगी एलिगेंट थी, पैगी थोड़ी घमंडी थी, पैगी इसको तो एक बार के आप इससे ना भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो बाकी के ऊपर के दो क्वेश्चन है, दो ऑप्शन है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते थे। वांदा हैड सेड, वांदा कहती थी दैट शी हैड 100 ड्रेस, उसके बाद 100 ड्रेसेस से हर नेम वॉज फनी, उसका नाम फनी था। तो अब आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए था, कहाँ पर आपको टिक करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर आंसर होना चाहिए था आपका वांदा हैड सेड, वांदा कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं और उसका नाम फ़नी है। तो क्योंकि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, या एक तो पैराग्राफ यहाँ पर दे ही रखा है, लेकिन वांदा हैड सेड, वांदा कहती थी उसके पास 100 ड्रेस है। यही वजह थी कि वो कहती भी थी पैगी कि भाई ये कहती क्यों है कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं, हमेशा तो एक ही ड्रेस बनती है। तो यही रीज़न है कि वांदा क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। दूसरा, उसका नाम फ़नी था, हाँ ये भी रीज़न है, क्योंकि वांदा के पिताजी जब लेटर भेजते हैं तो उसमें भी ये जिक्र किया जाता है कि भैया मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो उनका नाम चिढ़ाते हैं। मतलब एक तरीके का उन्होंने कहा था कि वहाँ जहाँ पर वो गए हैं वहाँ पर ऐसे फ़नी नाम वाले कई लोग होंगे, तो इसलिए हम वहाँ चले गए हैं, हमने आपका स्कूल छोड़ दिया। तो वहाँ पर ये कंप्लेन की जाती है कि आपके स्कूल के बच्चे मेरे बच्चों का मजाक बनाते थे क्योंकि उनका नाम फ़नी था। तो इसीलिए तो वांदा जो पैगी थी वो वांदा का मजाक इसलिए बनाती थी क्योंकि वांदा एक तो ये कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेस है जबकि एक ही ड्रेस हमेशा पहनती थी, दूसरा उसका नाम फ़नी था। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो यही कहा जाएगा, ये होना चाहिए था। थर्ड एंड फोर्थ में आपको टिक करना चाहिए था डी आंसर, ओके। पैगी आस्क्ड वांदा, पैगी ने वांदा से पूछती थी अबाउट द नंबर ऑफ ड्रेस, की उसके पास कितनी ड्रेस हैं। सी हैड, वो जब ऐसा पूछती थी, सी वांटेड टू, वो क्या करना चाहती थी, उसकी हेल्प करना चाहती थी। सो दैट सी वॉज रिच, वो ये दिखाना चाहती थी कि वह धनी है,
या मेक फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाना चाहती थी, शो हर एरोगेंस, अपना एरोगेंस दिखाना चाहती थी। तो सीधी सी बात है, उसका मजाक उड़ाना ही उसका मेन मकसद होता था। थोड़ा फन करती थी उसके साथ, हंसी मजाक करती थी, मजाक करके थोड़े वो मज़े लेती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दे ने नेवर मेड हर क्राई शो दैट। तो पैगी कहती है कि कुछ भी हो, मैंने कभी भी उन्होंने उसको रुलाया नहीं। तो ये क्या दिखाता है कि देवर काइंड हार्टेड, कि वे काइंड हार्टेड थे, या बी ऑप्शन देवर इनडिफरेंट, वो उन्हें कोई लेना देना नहीं था, वो तटस्थ रहते थे। दे डिड नॉट लाइक क्राइंग पीपल, उन्हें रोते हुए लोग पसंद नहीं थे, या दे डिड नॉट लाइक हर नेम, या उनको उनका नाम पसंद नहीं था। तो जब वो ये कहती है कि कुछ भी हो, हमने कभी उसे रुलाया नहीं, तो यहाँ पर क्या कहना चाहती है? तो यहाँ पर भी ये ट्रिकी जैसा थोड़ा सा है कि आप ये सोच सकते हैं भाई यहाँ पर कह रही है दे नेवर मेड हर क्राई, कि उन्होंने कभी भी उसे रुलाया नहीं। तो ये यहाँ पर है दे डिड नॉट लाइक क्राइंग पीपल, कि उन्हें रोते हुए लोग पसंद नहीं थे। आप इसको पढ़ के आप सीधे यहाँ पर भी इस ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए तो बार बार बात हो रही है यहाँ पर है पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी क्रूअल नहीं थी। तो इससे रिलेट करके अगर आप देखें तो क्रूअल का अपोजिट हो जाता है काइंड हार्टेड। तो यहाँ पर आंसर होगा देवर काइंड हार्टेड। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो यहाँ पर आगे देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आगे की स्टेटमेंट देखते हैं। वांदा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, वांदा दूसरों से अलग थी, वांदा के पास शॉर्ट ड्रेस थी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वांदा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, वांदा दूसरों से अलग थी, ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी ज़्यादा शोर, मतलब वांदा को अगर हम देखें तो वह कभी भी ज़्यादा बोला नहीं करती थी, ठीक है। और अगर हंसी वाली बात भी होती थी खाली मुस्कुरा दिया करती थी। तो इस तरह से देखें तो वांदा दूसरी लड़कियों से अलग थी। वांदा हैड 100 ड्रेस, वांदा के पास 100 ड्रेस थी। तो अब आप सोचेंगे कि वांदा के पास तो 100 ड्रेस थी, तो 100 ड्रेस नहीं थी, उसके पास एज ए पेंटिंग थी। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, फॉल्स है। तो इसका मतलब है कि पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, वांदा दूसरी लड़कियों से अलग थी, लेकिन ये वांदा हैड 100, वांदा के पास 100 ड्रेस थी, 100 ड्रेस नहीं थी उसके बाद, उसके पास केवल पेंटिंग्स थी, ड्राइंग्स थी। तो दूसरा फिर से फॉल्स है। तो यहाँ पर ए सही है कि फर्स्ट इज़ ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन कोई हो सकता था। तो बच्चे ये सोच सकते थे कि वांदा के पास तो 100 ड्रेस थी, लेकिन 100 ड्रेस उसके पास वास्तव में नहीं थी, उसके पास तो वो ड्राइंग स्केचेस थे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। पैगी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुली, पैगी बच्चों को, छोटे बच्चों को बचाती थी जो दादागिरी दिखाते थे। शी वॉज सार्केस्टिक विद वांदा, वह थोड़ा सा व्यंग्यात्मक रहती थी, हंसी मजाक करती थी, हंसी मजाक करके उसके ऊपर व्यंग तंज कसती थी वांदा के साथ। तो ये क्या दिखाता है? तो पैगी प्रोटेक्ट करती थी स्मॉल चिल्ड्रन को, तो ये वो काइंड एंड फन लविंग, तो वो काइंड तो थी क्योंकि इसलिए काइंड थी, इसीलिए वह मतलब छोटे बच्चों को बचाती थी जो दादागिरी दिखाता था, और वह फन लविंग थी, थोड़ा हंसी मजाक करती थी, मज़े लेती थी, इसलिए वो सार्केस्टिक थी, ठीक है। तो बहुत से ये भी सोच सकते थे कि रिच एंड एरोगेंट है, ठीक है, काइंड ओनली टू स्मॉल चिल्ड्रन, तो प्राउड ऑफ हर ड्रेसेस। तो इसमें से काइंड ओनली टू स्मॉल चिल्ड्रन बच्चे समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों देखें कि पहला तो एक काइंड है, दूसरा फन लविंग है क्योंकि वो सार्केस्टिक भी थी। आगे हम बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लैंचो डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, लैंचो ने भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर है, सी हैड थॉट ऑफ इज ओनली वन होप, वो अपनी वन होप के बारे में सोचते रहा। तो अगर ये आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, इज द कॉज, फर्स्ट इज द कॉज एंड सेकेंड इज इफेक्ट, सेकेंड इज द कॉज ऑफ फर्स्ट वे। तो यहाँ पर साफ है कि जो दूसरा है कि वो रात भर सोचता रहा, फिर अगले दिन उसने पत्र लिखा क्योंकि उसे लगा कि हाँ भगवान मदद कर सकता है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन वॉज करेक्ट। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, तो लैंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन था, मतलब बैल के रूप में किसान आदमी था, बैल मतलब मानव के रूप में वो बैल जैसा था। क्यों था? क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग था, ठीक है, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ये तो एकदम है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर। तो इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन था नहीं, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी जानता था कि किस तरीके से लिखते हैं, ये क्या दिखाता है, किसकी ओर संकेत करता है, ये दिखाता है। लैंचो कुड राइट एज ही वॉज ए फार्मर, लैंचो लिख सकता था क्योंकि वह फार्मर था, किसान था। अ फार्मर कैन नॉट नो हाउ टू राइट, या फार्मर नहीं जानता था कि जान सकता है कि कैसे लिखते हैं। ऑल फार्मर न्यू, सारे फार्मर को पता है कि कैसे लिखते हैं। या ऑर्डिनरी अगर साधारण रूप से देखें तो एक फार्मर डिड नॉट नो हाउ टू राइट, फार्मर को पता नहीं होता है कि कैसे लिखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो किसान हैं वो अनपढ़ होते हैं,
होते थे, ये कह लीजिए। आजकल तो पढ़े लिखे हैं सब, लेकिन अगर देखें तो फार्मर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो अक्सर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो फार्मर डिड नॉट नो हाउ टू राइट। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ हल्का फुल्का कन्फ्यूजन बच्चों के माइंड में हो सकता है। वाई डिड ही राइट अ लेटर ऑन संडे, वह संडे को पत्र क्यों लिखता था। अब सबने ये लाइन तो पढ़ी होगी कि उसने संडे को पत्र लिखा, लेकिन अब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, या हमें पता नहीं कि संडे को ही क्यों लिखा। तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं होगा आप लोगों ने, फिर भी यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया। संडे इज अ हॉलीडे फॉर द क्रिसमस, क्योंकि यहाँ पर ये आंसर है, लेकिन संडे एक हॉलीडे माना जाता है क्रिसमस के लिए। फाइंड a suitable word from the passage to complete the following। लॉस का जो अपोजिट है वो गेन होता है, तो डिस्पेयर का क्या होगा, होप, ठीक है। हानि का फायदा और निराशा का आशा। फिर यहाँ पर एक स्टैंजर दिया गया, ही स्टॉक्स, ये अ टाइगर इन द जू से आया। हाउ डज द टाइगर शो हिज हेल्पलेसनेस, टाइगर किस तरीके से अपनी हेल्पलेसनेस दिखाता है। थ्रू हिज ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स, अपनी ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स के जरिए दिखाता है अपनी हेल्पलेसनेस। उसके शरीर पे काली धारियाँ होती हैं, ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स होती हैं। थ्रू हिज कंट्रोल्ड एंगर, या अपने एंगर को कंट्रोल करते हुए दिखाता है अपनी हेल्पलेसनेस। या थ्रू हिज जो ब्रीफ वॉक, अपने धीरे धीरे चलते हुए दिखा रहा है। बाय वॉकिंग क्वाइटली, या चुपचाप चलते दिखा रहा है। तो मेन ये है थ्रू हिज कंट्रोल्ड एंगर, कि उसने अपना जो शांत गुस्सा है, एक जगह आता भी है क्वाइट रेज, ठीक है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। इस तरह से वो अपनी हेल्पलेसनेस दिखा रहा है। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ना है। इवन इन द जू द टाइगर हैज़ रिटेन्ड हिज मैजेस्टी, कि चिड़ियाघर में होने के बावजूद भी टाइगर ने अपनी मैजेस्टी बनाए रखी है। ही इज़ वॉकिंग सॉफ्टली, वह धीरे धीरे चल रहा है, सॉफ्टली चल रहा है केज में। ही इज लुकिंग फॉर हिज प्रे, और वह अपने, क्योंकि वह अपने प्रे मतलब शिकार की तलाश कर रहा है। तो इसमें अगर देखें तो इवन इन द जू, तो टाइगर जू में है, फिर भी उसने अपनी जो मैजेस्टी है वो बनाए रखी है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है। और ही इज वॉकिंग सॉफ्टली, वह धीरे धीरे चल रहा है कि अपने शिकार के, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है कि वहाँ पर शिकार करना है उसे। तो फर्स्ट इज राइट एंड सेकंड इज रॉन्ग। लुकिंग एट द केज्ड टाइगर, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर पिंजरे में बंद अगर आप टाइगर देखते हैं तो आप क्या करेंगे, एडमायर करेंगे उसकी मैजेस्टिक लुक के, सिंपथी आपके मन में आएगी, या स्केयर्ड ऑफ हिम, उसे देख के डर जाएंगे। फील सेफ, सेफ महसूस करेंगे। ही इज केस, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है। तो इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था कि हाँ भाई वो पिंजरे में बंद है तो हम जो है वो सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इन रेफरेंस टू द स्टेंजा के बारे में बात करें, क्योंकि देखिए हर चीज़ आपको उससे जोड़कर देखनी है, जो चीज़ आपको दी गई तो स्टेंजा से जोड़ के आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फील सिंपथेटिक, हमें सहानुभूति होती है, क्योंकि बार बार पोएम में बात की जा रही कि टाइगर को जंगल में होना चाहिए, उसे आज़ाद घूमने देना चाहिए, उसे पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से सिंपथेटिक है, हमारी सहानुभूति है कि उसको वहाँ नहीं होना चाहिए। द टाइगर इज इन द जू, टाइगर जो चिड़ियाघर में है, डज नॉट हैव टू हंट फॉर हिज फूड, उसे अपने जो शिकार के लिए, भोजन के लिए शिकार नहीं करना पड़ता है, कहीं इधर उधर घूमना नहीं पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये क्या दिखाता है, वो क्या खुश हो जाता है इसलिए इससे, या फिर भी गुस्सा है। एंड ही फील सिक्योर, वह सिक्योर महसूस करता है। येट ही फील्स लोनली, फिर भी वह अकेलापन महसूस करता है। तो यहाँ पर आप शायद अकेलापन में थोड़ा सा आप यहाँ पर थोड़ा अकेलापन महसूस करता है या गुस्सा हो जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं। लेकिन सही आंसर यह है कि वह गुस्सा है फिर भी, ठीक है। तभी उसमें लाइन भी आती है क्वाइट रेज की। ही लाइक्स द वाटर होल, वह वाटर होल पानी का स्रोत उसको बहुत पसंद है टाइगर को। क्यों पसंद है कि डियर विजिट्स इजिट, कि वहाँ पर जो डियर हैं, जो हिरन हैं, वहाँ से गुजरते हैं, वहाँ आते हैं। दे टॉल ग्रास, वहाँ पर लंबी घास है। इट इज़ अ शेडी प्लेस, ये एक छायादार स्थान है। ही कैन हाइड बिहाइंड द, वह वहाँ पर ग्रास के पीछे छिप सकता है, इसलिए
उसे वाटर होल, जो पानी का स्रोत है, जहाँ पर झरना ना हो, जहाँ पानी मिल जाए, जहाँ पीने, तो वो उसे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पर जानवर आते हैं, वहाँ पर डियर आता है, वहाँ इसमें लाइन भी आती है, हैप्टी डियर, प्लम्प डियर पास, मतलब जहाँ से कोई मोटा तगड़ा हिरन गुजरता हो उसे वहाँ होना चाहिए। उसके बाद फिर से एक एक्सट्रैक्ट दिया गया था यहाँ पर, फिर ये था सप्लीमेंट्री से। द क्लर्जी मैन फेल्ट अमेज, तो क्लर्जी मैन को बहुत ही अमेज्ड होता है, बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? दैट देयर वॉज नो वन विजिबल इन द रूम, की कमरे में देयर वॉज नो वन विजिबल इन द रूम, कि कमरे में कोई नहीं था इसलिए। या वैन ही सॉ हिज वाइफ पीपिंग अंडर द डेस्क, जब उसने अपनी पत्नी को देखा कि वो डेस्क के नीचे देखती है। द अरेंजमेंट ऑफ फर्नीचर हैड बीन डिस्टर्ब्ड, जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब्ड है, इधर उधर है। एंड देयर वॉज नो बडी इवन बिहाइंड द कर्टेन, कि कर्टेन के पीछे भी कोई नहीं था, इसलिए वैसा। तो वैसे तो अगर इसमें देखें तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आती है, देन हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपियर टू बी एम्प्टी, तो कह रहा है कि अपने अमेजमेंट में उसको एहसास होता है कि रूम एम्प्टी है। तो रूम एम्प्टी है, तो पहले तो अगर देखें तो फर्स्ट में तो ये ऐसा लगेगा कि कमरा खाली था, वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वहाँ पर उसको अमेज्ड होता है। लेकिन इसका आंसर सीबीएसई के द्वारा ये दिया गया है कि देयर वॉज नोबडी इवन बिहाइंड द कर्टन, की कर्टन के पीछे भी कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने हर जगह झांक लिया होता है, हर जगह चेक कर लिया होता है, फिर भी वहाँ कोई नहीं होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेस्ट किया गया है डी। द क्लर्जी मैन वॉज मूविंग, क्लर्जी मैन चल रहा था, क्या चल रहा था? चोरी छिपे, बिल्कुल चुपचाप, तेज़ी से चल रहा था, बोल्डली, साहस के साथ चल रहा था। तो भाई स्टील्थली चल रहा था, चुपचाप जा रहा था, ठीक है, और बोल्डली नहीं था और क्विकली भी नहीं था। तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग है, और बोल्डली भी सही है, ठीक है। बोल्डली तो वैसे नहीं आएगा क्योंकि वहाँ कोई वीरता वाली बात नहीं थी। तो फर्स्ट इज राइट और क्विकली क्या है? रॉन्ग है। फिर स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब नीचे वाले स्टेटमेंट पढ़े। द क्लर्जी मैन और उसके पत्नी वर थ्रू इन दियर सर्च, अपनी सर्च में लगे रहते हैं। द थीफ हैड फेल्ड टू टेक एनीथिंग, और थीफ फेल हो जाता है कोई भी चीज़ को ले जाने में। तो इसमें क्या है? तो क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर थ्रू इन दियर सर्च, वो सर्च करते रहते हैं, ये सही है, ठीक है। और थीफ हैड फेल्ड टू टेक एनीथिंग, थीफ फेल हो गया था कुछ भी चीज़ ले आने में, तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने वहाँ से पैसे चुरा लिए थे। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। वट एन, वहाँ पर वो एक बात कहता है, व्हाट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये क्या असाधारण की घटना हुई है कि जब वहाँ पैसा छूट जाता है और वो दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या था? समथिंग वेरी ब्रिलियंट, को कुछ बहुत ही शानदार हुआ था। समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ थी जो असामान्य थी। या समथिंग वेरी स्पेशल, कुछ खास हुआ था। समथिंग वेरी केयरफुल, कुछ ऐसी चीज़ थी कि केयरफुल रहने की ज़रूरत थी। क्या कहना चाह रहा है वहाँ पर? मतलब ये एक असाधारण घटना थी, ये एक असाधारण बात थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, अनयूजुअल था, यूजुअल नहीं थी ये चीज़ कि कमरे में गए, कमरे से पैसा गायब था, वहाँ से खनखनाहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। एट द लॉस ऑफ हिज मनी द क्लर्जी मैन, तो क्लर्जी मैन लॉस ऑफ मनी पर कैसा रिएक्ट करता है? सॉरी होता है, सैड होता है, कि एंग्री होता है, या फिर सरप्राइज होता है? तो देखें वो सरप्राइज होता है, ठीक है। तभी तो वो कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, यहाँ पर एक्सक्लेम करता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर लिखा हुआ है, ठीक। तो वो सरप्राइज था कि आखिर पैसा कहाँ गया, फिर भी कमरे में कोई नहीं था। अब लास्ट जो पेज बचा है उसे देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखें, दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी, तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने इस वजह से स्टार्ट किया था डायरी। डायरी क्यों लिखना शुरू किया था? तो आपने इसे पढ़ा होगा, वहाँ पर एक लाइन ये बुक में दी है, शी कुड नॉट कन्फाइड इन एनीवन, कि किसी पर भी विश्वास से, मतलब विश्वास के साथ किसी के साथ अपनी सीक्रेट शेयर नहीं कर पाती थी, इसलिए वह डायरी लिखना चाहती थी, ठीक है। और बहुतों को ये भी लग रहा होगा इसमें कि यहाँ पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ही है। तो अगर सी ऑप्शन को देते हैं, सी वांटेड टू रिकॉर्ड, वह अपनी फीलिंग का रिकॉर्ड रखना चाहती फ्यूचर जनरेशन के लिए,